नमस्कार। जो भी भारतीय रेलवे के कर्मचारी हैं, उनके लिए छुट्टी के नियम जानना बहुत ही जरूरी है। चाहे कोई छोटी छुट्टी प्लान करनी हो या फिर कोई लंबी, अगर सही जानकारी हो तो वो हमेशा काम आती है। तो आइए आज इन सभी नियमों को ऑफिशियल कोड के हिसाब से एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले और सबसे जरूरी, बल्कि कह सकते हैं कि सबसे चौंकाने वाले नियम से ही शुरुआत करते हैं। रेलवे कोड कहता है छुट्टी कोई अधिकार नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि छुट्टी एक सुविधा है, हक नहीं। मतलब छुट्टी के लिए अप्लाई तो किया जा सकता है, पर उसे मंजूर करना है या नहीं, ये पूरी तरह से मंजूरी देने वाले अधिकारी के हाथ में होता है। इस पूरी बातचीत में हम इन नियमों को 6 आसान हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले छुट्टी के इस बेसिक सिद्धांत को जानेंगे, फिर हमारे जो मेन छुट्टी के खाते हैं उन पर बात करेंगे, उसके बाद छोटी मोटी और फैमिली हेल्थ से जुड़ी छुट्टियों को देखेंगे और आखिर में कुछ बहुत ज़रूरी टिप्स पर भी नज़र डालेंगे। तो पहला सेक्शन, और जैसा कि मैंने कहा छुट्टी का सबसे सुनहरा नियम, ये समझना कि छुट्टी एक सुविधा है, अधिकार नहीं। ये एक ऐसी लाइन है जो हर तरह की छुट्टी के आवेदन पर लागू होती है। अच्छा, इस नियम में एक और बड़ी बारीक सी बात है। देखिए, अधिकारी आपकी मांगी गई छुट्टी का टाइप नहीं बदल सकता। मतलब अगर किसी ने एलएपी के लिए अप्लाई किया है तो अधिकारी ये नहीं कह सकता कि चलो तुम्हें एलएचएपी दे देते हैं। लेकिन हाँ, वो उस छुट्टी के आवेदन को पूरी तरह से रिजेक्ट जरूर कर सकता है। अब बात करते हैं हमारे छुट्टी बैंक की। ये वो छुट्टियां हैं जो सर्विस के दौरान धीरे धीरे जमा होती रहती हैं, बिल्कुल बैंक बैलेंस की तरह। और इस बैंक में मुख्य तौर पर 2 तरह के खाते होते हैं, एक है एलएपी और दूसरा है एलएचएपी। तो सबसे पहले आता है एलएपी, यानी कि लीव ऑन एवरेज पे। हर साल पूरे 30 दिन की एलएपी खाते में आती है और ये भी 2 किश्तों में जमा होती है, 15 दिन 1 जनवरी को और बाकी के 15 दिन 1 जुलाई को। और सबसे खास बात यह है कि इस छुट्टी के दौरान पूरी की पूरी सैलरी मिलती है। अब एलएपी से जुड़ी कुछ खास बातें हैं जो पता होनी चाहिए। देखिए, ज्यादा से ज्यादा 300 दिन की एलएपी जमा की जा सकती है और एक बार में 180 दिन तक की छुट्टी ली जा सकती है। और सबसे बढ़िया बात, रिटायरमेंट के वक्त बची हुई 300 दिनों तक की एलएपी को कैश भी करवाया जा सकता है। अब दूसरा खाता है एलएचईपी का, यानी लीव ऑन हाफ एवरेज पे। ये हर साल 20 दिन जमा होती है, ठीक उसी तरह 2 किश्तों में, 10 दिन जनवरी में और 10 दिन जुलाई में। और इसका मेन पर्पस आप कह सकते हैं बीमारी की हालत के लिए होता है। तो अगर एक लाइन में समझें, एलएपी साल में 30 दिन पूरी सैलरी के साथ घूमने फिरने या पर्सनल काम के लिए, और एलएचएपी साल में 20 दिन आधी सैलरी के साथ, और ये मेनली बीमारी के लिए है। बस यही है इन दोनों के बीच का मेन फर्क। अच्छा, अब एक बहुत ही काम की चीज है जिसे कम्यूटेड लीव कहते हैं। अब ये क्या होता है? मान लीजिए कोई बीमार है और उसे पूरी सैलरी चाहिए, आधी सैलरी से तो काम नहीं चलेगा, है ना? तो मेडिकल सर्टिफिकेट देकर अपनी 2 दिन की एलएचएपी को 1 दिन की पूरी सैलरी वाली छुट्टी में बदलवाया जा सकता है। लंबी छुट्टियों की बात तो हो गई, पर कभी-कभी छोटे-मोटे ब्रेक्स या अचानक आई जरूरतों के लिए भी तो छुट्टियां चाहिए होती है ना? चलिए अब उन पर नजर डालते हैं। तो इसमें आती है कैजुअल लीव, यानी सीएल। ये छोटे मोटे जरूरी कामों के लिए होती है जो साल में 8 से 11 दिन तक मिलती है। लेकिन एक बात जो बहुत जरूरी है याद रखना, वो ये कि सीएल साल के आखिर में लैप्स हो जाती है। मतलब ये अगले साल नहीं जुड़ती, और हाँ, इसे एलएपी या एलएचएपी के साथ जोड़ा भी नहीं जा सकता। इसके अलावा एक स्पेशल कैजुअल लीव एससीएल भी होती है, पर ये रोजमर्रा के कामों के लिए नहीं है। ये सिर्फ कुछ खास वजहों से ही मिलती है, जैसे कि किसी स्पोर्ट्स इवेंट में हिस्सा लेना हो, यूनियन की कोई जरूरी मीटिंग हो, या फिर ब्लड डोनेशन के लिए। अब जरा उन छुट्टियों पर नजर डालते हैं जो परिवार की देखभाल और स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं, जो कि बहुत बहुत जरूरी हैं। महिला कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही अहम सुविधा है 2 बच्चों तक के लिए पूरे 180 दिन का मातृत्व अवकाश। इसके अलावा अगर कोई दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति जैसे गर्भपात हो जाए तो उसके लिए भी 45 दिनों की छुट्टी का प्रावधान है। और एक और जबरदस्त सुविधा है चाइल्ड केयर लीव, यानी सीसीएल। पता है कितने दिन? पूरे 750 दिन। एक महिला कर्मचारी अपने 18 साल तक के बच्चों की देखभाल के लिए अपनी पूरी सर्विस के दौरान ये छुट्टी ले सकती है, जिसे आमतौर पर छोटे छोटे हिस्सों में लिया जाता है। अच्छा, तो पुरुष कर्मचारियों का क्या?
उनके लिए भी 15 दिन की पैटर्निटी लीव का प्रावधान है और ये छुट्टी बच्चे के जन्म के 6 महीने के अंदर अंदर लेनी होती है। कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि नॉर्मल छुट्टियां काम नहीं आती, तो ऐसी खास परिस्थितियों के लिए भी कुछ खास तरह की छुट्टियों के नियम बनाए गए हैं। ये जो है लीव नॉट ड्यू या LND, इसको ऐसे समझिए कि ये भविष्य के LHAP से एक तरह का उधार है। अगर खाते में कोई छुट्टी नहीं बची है पर मेडिकल ग्राउंड पर छुट्टी की सख्त ज़रूरत है तो ये मिल सकती है। पूरी सर्विस में कुल 360 दिनों तक की LND ली जा सकती है। फिर आता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, EOL। जैसे इसका नाम है, ये बिल्कुल असाधारण परिस्थितियों के लिए है। ये एक आखिरी रास्ता है जब खाते में कोई और छुट्टी बची ही ना हो। और हाँ, ये बिना वेतन की छुट्टी होती है। और हाँ, अगर कोई आगे पढ़ना चाहता है तो उसके लिए भी रेलवे मदद करता है। 24 महीने तक की स्टडी लीव मिल सकती है, पर इसमें एक शर्त है, एक बॉन्ड साइन करना होता है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ साल रेलवे में सेवा जरूर देनी होगी। तो चलिए, अब तक हमने लगभग हर तरह की छुट्टी के बारे में जान लिया है। अब आखिर में कुछ काम की बातें, कुछ प्रैक्टिकल टिप्स और एप्लीकेशन प्रोसेस को भी फटाफट समझ लेते हैं। छुट्टी अप्लाई करने का प्रोसेस अब वैसे काफ़ी आसान हो गया है। सबसे पहला काम, HRMS पोर्टल पर अपना लीव बैलेंस चेक करना। दूसरा, अपने अधिकारी को एप्लीकेशन देना। तीसरा, और ये सेफ्टी कैटेगरी के कर्मचारियों के लिए बहुत ज़रूरी है, ये पक्का करना कि आपकी जगह पर काम करने के लिए रिलीवर का इंतज़ाम हो गया है। और फिर चौथा और आखिरी कदम, ऑफिशियल मंजूरी का इंतज़ार करना। तो ये थी भारतीय रेलवे के छुट्टी नियमों की एक पूरी की पूरी गाइड। इन नियमों को जानना अपने काम और अपनी जिंदगी में एक बैलेंस बनाने के लिए सच में पहला कदम है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इस जानकारी के साथ अगली छुट्टी की प्लानिंग को और कितना बेहतर बनाया जा सकता है।